नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना। राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के न्योते पर 8 जुलाई तक रहेंगे इंडोनेशिया की यात्रा पर। पीएम के दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और महासागर विजन को और मजबूत करना। राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती आज। प्रधानमंत्री ने आलेख लिख डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को किया याद। कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आधुनिक उद्योगों के विकास को दी थी गति। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सदस्यों की बैठक आज। कथित चढ़ावा चोरी विवाद की निष्पक्ष जांच पर होगी अहम चर्चा। श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास करेंगे अध्यक्षता। तृणमूल कांग्रेस में पार्टी के अधिकार को लेकर विवाद। ममता बनर्जी और ऋतव्रत बनर्जी आमने सामने। निर्वाचन आयोग की कार्रवाई पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने रोमांचक मुकाबले में मैक्सिको को 3-2 से हराया। क्वार्टर फाइनल में स्थान। वहीं हालांड के डबल धमाके ने ब्राजील बाहर। 2-1 की जीत के साथ नॉर्वे पहली बार क्वार्टर फाइनल में। सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों की अपनी महत्वपूर्ण यात्रा पर रवाना हो गए हैं। 6 से 11 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा में प्रधानमंत्री इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और महासागर विजन को और मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री इंडोनेशिया पहुंचेंगे। यात्रा से पूर्व अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि उनकी ये यात्रा राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर हो रही है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयां देगी। प्रधानमंत्री योग्यकार्ता में ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे, जो भारत और इंडोनेशिया के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। इंडोनेशिया के बाद प्रधानमंत्री मेलबर्न पहुंचेंगे। यहां वो ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और शिक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और स्पोर्ट्स साइंस में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। आपको बता दें कि यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ऑकलैंड जाएंगे। यहां पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को और विस्तार देने पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के बाद ये यात्रा संबंधों को नई गति देगी। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री तीनों देशों में बसे भारतीय समुदाय से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री का कहना है कि दौरा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन और एक स्वतंत्र व मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा का पहला पड़ाव होगा इंडोनेशिया। ये यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं, बल्कि भारत की एक्ट ईस्ट और इंडो पैसिफिक विजन को नई गति देने वाली मानी जा रही है। जकार्ता में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ व्यापक वार्ता करेंगे और दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। भारतीय समुदाय से संवाद और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत से जुड़ाव भी इस यात्रा के अहम पड़ाव होंगे। छह से 8 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया दौरा द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार को नई रफ्तार देगा। ये यात्रा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर हो रही है। पीएम और राष्ट्रपति प्रोबोवो की वार्ता के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में भारत इंडोनेशिया सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा होगी। साथ ही सहयोग में विस्तार की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। एनर्जी सिक्योरिटी,
पे काम होगा, मैन्युफैक्चरिंग पे काम होगा, एजुकेशन पे काम हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंजेस पे काम हो रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कि प्रधानमंत्री जी जोग्याकर्ता जाएंगे, जो एक पौराणिक मंदिर है 9वीं सदी का, एक अद्भुत मंदिर है, उसके पुनर्निर्माण के लिए भारत योगदान करेगा। तो कई सारे स्तंभों पर काम हो रहा है और मुझे लगता है कि इस दौरे के बाद और भी घनिष्ठ हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया का संबंध, और कई नए एरियाज और खेमों में काम होगा। एक उदाहरण तो मैं न्यूक्लियर कोऑपरेशन का भी दूंगा। इंडोनेशिया न्यूक्लियर एनर्जी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी में पैर डालने की सोच रहा है, उसमें भारत का रोल हो सकता है। दोनों देशों की दोस्ती प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है। भारत की हिंद प्रशांत नीति के संदर्भ में भी पीएम की यात्रा बेहद अहम है। अपने विशाल आकार और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण इंडोनेशिया ने हमेशा मलक्का, जलडमरू मध्य और आसपास के समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये समुद्री मार्ग भारत के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि ये हिंद महासागर क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है। पीएम जकार्ता में प्रवासी भारतीय समुदाय की एक विशाल सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। इंडोनेशिया और इंडिया के अंदर एक चीज़ जो मुझे बहुत समानता मिली, अतिथि देवो भव, जहाँ पे जैसे हमारे भारत देश में अतिथियों का स्वागत किया जाता है, उसी तरीके से इंडोनेशिया में भी अतिथियों का स्वागत किया जाता है। हम बहुत उत्साहित हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत का जकार्ता में। के लोग बहुत मतलब इंडियंस को बहुत सम्मान देते हैं, और मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद ये रिश्ता और गहरा होता जाएगा। डिजिटल, स्वास्थ्य, कृषि और रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में इंडोनेशिया भारत की सफलताओं से प्रेरणा ले रहा है। डिजिटल भुगतान में प्रस्तावित यूपीआई QRIS लिंकिंग से दोनों देशों के बीच आसान और तेज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन संभव होगा। इंडोनेशिया का ION मॉडल भारत के ONDC से प्रेरित है, जिससे लाखों MSMEs के लिए ओपन डिजिटल मार्केटप्लेस विकसित हो रहा है। इंडोनेशिया की फ्री मील्स स्कीम भारत के PM पोषण मॉडल से प्रेरित है। वहीं रेड एंड व्हाइट विलेज कोऑपरेटिव पहल के तहत सस्ती दवाओं के लिए भारत के PM जनौषधि मॉडल पर सहयोग के लिए काम हो रहा है। एक्ट ईस्ट नीति को गति देने और उसके साथ साथ इंडो पैसिफिक विजन को मजबूती देने के लिहाज से प्रधानमंत्री का आगामी इंडोनेशिया दौरा बेहद निर्णायक और महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पर दोनों नेता, अगर हम बात करें तो डिजिटल अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी, रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर अहम चर्चाएं करते हुए नजर आएंगे, जिससे दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। कैमरा पर्सन रमाकांत और उत्तम सिंह के साथ आंचल गुलाटी गुंबर, जकार्ता, इंडोनेशिया। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए, सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस पर गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। डेयरी, पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, मेरे दोनों साथी श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, श्री मुरलीधर महल जी, जो सहकारिता मंत्रालय में मेरे साथी है, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री आशीष कुमार भूतानी जी, भारत सरकार के सहकारिता सचिव श्री अतीश चंद्रा जी, कृषि और किसान कल्याण विभाग के सचिव महोदय श्री नरेश पाल गंगवार जी,
पशुपालन और डेयरी विभाग के भारत सरकार के सचिव और आज सहकारिता के इस महाकुंभ में यहां पधारे हुए पैक्स से लेकर एपेक्स तक सभी प्रकार की संस्थाओं के प्रतिनिधियों को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, आज हम सब के लिए बहुत शुभ दिन है। सहकारिता से जुड़े हुए देश के 30 करोड़ लोग और 8,50,000 से ज्यादा कोऑपरेटिव्स, जिसकी 75 साल से राह देख रही थी, आज से ठीक 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार में प्रस्तापित करने का निर्णय आज के ही दिन किया था। मैं करोड़ों करोड़ों पशुपालक, छोटे किसान और कोऑपरेटिव से जुड़े हुए सहकार की भावना से युक्त सभी प्रकार की कोऑपरेटिव के सभी मेंबरों की ओर से सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का आज बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के फैसले ने इस देश के सहकारिता आंदोलन को एक प्रकार से नए स्टेज पर ले जाने का काम किया। 75 साल की देश की यात्रा में सहकारिता आंदोलन निग्लेक्टेड आंदोलन रहा। सहकारिता आंदोलन को हमेशा दोयम दर्जे का स्तर दिया गया और नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता आंदोलन मंत्रालय की स्थापना कर आज सहकारिता आंदोलन को और एक सदी तक आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है। और उनके एक फैसले से ही सहकारिता से जुड़े करोड़ों लोग, जैसे बीमार पड़े हुए फेफड़े की बीमारी से ग्रस्त दर्दी को ऑक्सीजन एक नए प्राण संचारित करता है, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना ने सहकारिता क्षेत्र को प्राणवायु देने का काम किया है। ये सब आज स्वीकार कर रहे हैं। मित्रों, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक प्रकार से 125वां जन्मदिन है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं के जीवन में भारतीयता, भारत माता के प्रति श्रद्धा और भारतीय संस्कृति का महत्व प्रस्तापित करने में उन्होंने पूरा जीवन खर्च किया। मैं आज कोई ज्यादा बात करना नहीं चाहता, हमारा विषय अलग है, परंतु इतना निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते, न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। और आज फिर से एक बार मैं मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का धारा 370 हटाने का स्वप्न भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। आज देश में असम और बंगाल भारत के गरिमामयी हिस्से हैं, तो जिन्होंने देश के विभाजन का इतिहास समझा होगा उनको मालूम होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो असम पाकिस्तान का हिस्सा हुआ होता और पूरा का पूरा हमारे पास बचा हुआ पश्चिम बंगाल भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आंदोलन ने, गोपीनाथ बरदोलाई जी ने उस वक्त के कांग्रेस नेतृत्व को घुटने
फेंकने के लिए मजबूर किया था कि पश्चिम बंगाल और आसाम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, ये भारत का हिस्सा बनेंगे। और मित्रों, आज वो महापुरुष का जन्मदिन है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने तय किया है कि 125वां उनका साल बहुत धाम धूम के साथ गांव दहलीज गांव तक, शहर के हर कस्बे तक मनाया जाएगा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे जिन्होंने मेरी पार्टी का बीज बोने का काम किया था, जो आज एक वट वृक्ष बनकर भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। भारतीय जनसंघ की स्थापना आगे चलकर वो भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित हुई। वो स्थापना, उसका उद्देश्य भी ये था कि भारतीय विचारों के आधार पर भारत चले। भारत की नीतियां इस देश की मिट्टी की सुगंध से महकी हुई होनी चाहिए, पाश्चात्य विचारों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और आज यही नीति पर नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मित्रों, आज सहकारिता मंत्रालय के 5 साल समाप्त हो रहे हैं। हम 6ठे साल में प्रवेश कर रहे हैं। उस वक्त सहकारिता मंत्रालय के 5 साल का हिसाब किताब भी देना चाहिए और आगे का रोड मैप भी हमने सुनिश्चित करना चाहिए। सहकारिता मंत्रालय जब स्थापना हुई तब सबसे बड़ा विवाद और विरोध उठा था कि हमारे संविधान में सहकारिता राज्य का विषय है और केंद्र सहकारिता मंत्रालय स्थापना कर राज्यों के काम में दखल करेगी क्या करोगे आप सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर। मैं आज उनको इस मंच से जवाब देना चाहता हूं। 5 साल हो गए, विरोधी दल के राज्यों ने भी कभी केंद्र की सहकारिता के दखल में कोई फरियाद नहीं की है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो सहकार को समझते हैं वो समझते हैं कि सहकारिता में दखल का सवाल ही नहीं आता। सबको साथ लेकर चलना, सबके सहयोग से चलना, सबकी शक्तियों का प्लस 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 करते जाना, वो ही सहकारिता है। और आज सहकारिता मंत्रालय ने 5 साल में ये सिद्ध कर दिया है कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों के काम में दखल के लिए नहीं है, राज्यों के काम में मदद करने के लिए है, नीति निर्माण के लिए है और उनके उत्कर्ष के लिए है। और ऐसे कई सारे काम सहकारिता मंत्रालय ने हाथ में लिए जिन्होंने कांग्रेसी मानसिकता वाले सारे लोगों के अनुमानों को गलत कर दिया। हमने इस 5 साल में समस्याओं की पहचान की है, संभावनाओं का तराश कर उसको जगाकर परिपूर्ति की ओर ले जाने की नीतियां बनाई है और भविष्यमुखी नीतियों को भी राज्यों को देने का काम किया है। मित्रों, ये 5 साल सहकारिता का मंत्रालय के, जब भी सहकारिता आंदोलन का भारत का इतिहास लिखा जाएगा, निश्चित रूप से स्वर्णमयी अक्षरों से लिखा जाएगा, इसका मुझे बहुत बड़ा विश्वास है। आज कई सारे इनिशिएटिव, कई सारी पहले शुरू हुई हैं। ये सारे इनिशिएटिव लगभग 2-2.5 साल से पाइपलाइन में थे। पैक्स से लेकर एपेक्स तक, राज्य सरकारों से लेकर जिला के सहकारी संघों तक, सब जगह एक व्यापक कंसल्टेशन कर हमने सारे इनिशिएटिव को आज परिणाम में परिवर्तित किया है। मैं इस पर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता, मगर आज इस मंच से देश की जनता को निश्चित ये बात कहना चाहता हूं कि एनडीए की परंपरा रही है, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। जब भी हमें शासन मिला, हमने इस देश के दबे कुचले पिछड़े ग्रामीण विकास और कृषि विभाग से जुड़े हुए सारे चीजों को बल देने का काम किया। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जनजातीय मंत्रालय, आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय की शुरुआत की।
19 में मोदी जी ने जल शक्ति मंत्रालय की शुरुआत की। इसके कारण जल का प्रबंधन समग्रता से, जो किसान के लिए प्राणवायु होता है, वो समग्रता के लिए से एक मंत्रालय के तहत लाने का काम किया। उसी वर्ष मत्स्य पालन मंत्रालय हुआ, उसी वर्ष पशुपालन और डेयरी मंत्रालय अलग से बना गया और 2021 में सहकारिता मंत्रालय बनाकर मोदी जी ने कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम करने का काम किया। 62 साल तक कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ही एक जॉइंट सेक्रेटरी के स्तर पर सहकारिता काम चलता था। आज फुल फ्लेज सहकारिता मंत्रालय सभी राज्यों को और 8,30,000 सहकारी समितियों को साथ में लेकर आगे बढ़ रहा है। मित्रों, 5 वर्ष में हमने कई सारी उपलब्धियों को प्राप्त किया है और इससे अधिक हमारी सहकारी व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक सक्षम प्रतिस्पर्धा में खड़ी रहने वाली एक सहकारी समिति में बदलने का काम किया है। पहले सहकारिता प्राथमिक क्षेत्र तक लिमिटेड थी। हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है। और बहुत वर्षों के बाद सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से आज की 3 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारिता समिति मिलाकर कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है। और आज यहां से मैं देश भर के सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए सभी लोगों को विश्वास देना चाहता हूं। जैसे इफको, क्रिप्को, अमूल, हमारा एनडीडीबी इस सहकारिता आंदोलन की पहचान बना है, न केवल भारत, विश्व भर में पहचान बना है। उसी तरह से हमारे 9 इनिशिएटिव 10 साल के बाद अपने अपने क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव बनेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है और ये इसका रोड मैप भी हमने बनाकर रख दिया है। मित्रों, आज सहकारिता मंत्रालय के 5 इनिशिएटिव में 5 स्तंभों में हमने जो काम किया है उसको मैं बताना चाहता हूं। पहला काम संस्थागत सुधार, सुशासन और पारदर्शिता की मजबूत नींव डालने का काम किया। हमने इसी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सहकारिता का डेटाबेस किया है। आज मेरे टेबल पर एक कंप्यूटर उपलब्ध है जिसमें एक राज्य डालने से कितने प्रकार की सहकारिता समिति ये राज्य में उपलब्ध है वो डेटा आता है। फिर एक जिला डालते हैं तो वो जिलों की आती है, फिर एक तहसील डालते हैं तो वो तहसील की आती है, और एक गांव डालते हैं तो वो गांव की भी सारी सहकारिता समिति देश के सहकार मंत्री के टेबल पर दिखाई पड़ती है। मैं एक बहुत बड़े सहकारिता के आगेवान से बात करता था। उन्होंने कहा, अमित भाई ये डेटा तो आपने कलेक्ट कर लिया, इससे प्राप्त क्या होगा, हासिल क्या होगा? मैंने उनको समझाया कि आप बहुत बड़े सहकारी नेता है, सहकारिता आंदोलन को अगर विकसित करना है तो
तो हमें वैक्यूम ढूंढना पड़ेगा, कहाँ नहीं है वो ढूंढना पड़ेगा। आज हर राज्य के रजिस्ट्रार सहकारी के साथ कौन सा गांव खाली है, कौन से गांव में पैक्स नहीं है, कौन से गांव में डेयरी नहीं है, कहाँ अर्बन हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, ये सारी चीजें चिन्हित है। इसके आधार पर ही सहकारिता आगे बढ़ेगी। और मित्रों, ये रोड मैप आने वाले दिनों में सहकारिता के विस्तार के लिए बहुत बड़ा काम होने वाला है। 30 क्षेत्रों की 8,58,000 सहकारी समितियां और 32 करोड़ सदस्य एक साथ एक डेटाबेस के अंदर आज उपलब्ध है। और इसमें सभी कोऑपरेटिव्स का ऑडिट का स्टेटस, सभी कोऑपरेटिव का टर्नओवर और एबीसी ग्रेडेशन भी उपलब्ध है, जिसका उपयोग कर राज्य के सहकारिता रजिस्ट्रार सोसाइटियों को अपग्रेड करने का काम कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और राज्य के डेयरी के संघ ग्रामीण स्तर पर काम करने वाली डेयरियां और पैक्स को अपग्रेड करने का काम कर सकते हैं। और जहां वैक्यूम है वो वैक्यूम को भरने का भी काम कर सकते हैं। इसी साल हमने रैंकिंग फ्रेमवर्क का भी प्रारंभ किया है, जो सबसे 5 हर क्षेत्र की सबसे 5 अच्छी काम करने वाली सहकारिता समिति को उजागर भी करेगी और उसको रैंकिंग देकर उनको प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। हमने बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 में 50 महत्वपूर्ण संशोधन कर पूरी कोऑपरेटिव व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा लोकाभिमुख करने का काम किया है। सबसे बड़ी चीज क्या थी? सबसे बड़ा प्रश्न जो उठता था, सहकारिता में सातत्य का अभाव। तो हमने सहकारिता के सफल मॉडलों का अभ्यास किया। क्यों इफको सफल हुई, क्यों क्रिप्को सफल हुई, अमूल क्यों सफल हुई, हर राज्य के डेयरी संघ क्यों सफल हुए, एनडीडीबी क्यों अच्छा काम कर रही है। उसमें नेतृत्व तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और चेयरमैन तो सहकारी नेता थे, मगर वहां गवर्नेंस को प्रोफेशनल तरीके से बोर्ड से बिल्कुल अलग कर रख दिया था। वही मॉडल को अपनाने के लिए हमने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। वहां से हर क्षेत्र में काम करने वाले प्रोफेशनल बाहर आएंगे, चाहे बैंक है, चाहे डेयरी है, चाहे मार्केटिंग है, चाहे पैक्स है, और वो प्रोफेशनल सीधा वहां पर नियुक्ति पाएंगे और धीरे धीरे पैक्स से लेकर एपेक्स तक प्रोफेशनलिज्म को हम इंट्रोड्यूस करने का काम करेंगे। और इससे अपॉइंटमेंट्स में भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। भाई, इसके लिए आप सभी लोग ताली बजाओ जरा, क्योंकि इसमें आपका सहयोग चाहिए। अपॉइंटमेंट में भ्रष्टाचार समाप्त होने से ही सहकारी क्षेत्र पर का भरोसा हमें प्राप्त होगा, जनता का भरोसा प्राप्त होगा। पैक्स के सुदृढ़ीकरण का दूसरा कदम उठाया। पैक्स एक जमाने में बहुत सारे काम करती थी, धीरे धीरे कर पैक्स सिर्फ निश्चित ब्याज दर से पैसा लेना और निश्चित ब्याज दर से पैसा देना, एक सीमित गतिविधियों में एंगेज हो गए। इसके कारण मुनाफा सकरा होता गया। हमने पैक्स के बाइलॉज बनाए, मॉडल बाइलॉज, और आज मुझे अच्छा लग रहा है, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्मदिन है। बंगाल समेत पूरे देश ने बाइलॉज को स्वीकार कर लिया है। कहीं पर कोई शासन की व्यवस्था कोऑपरेटिव के कंसेप्ट को विकृत करती हुई नहीं देखी है। आज पूरे देश के पैक्स एक ही बाइलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बाइलॉज को स्वीकार कर लिया। आज 55,000 पैक्स सीएससी पर 300 से अधिक सेवाएं देकर गांव के लोगों का एक गतिविधि का केंद्र बने। वहां से रेल की टिकट बुक होती है, वहां से 7 बार का आपको दाखिला भी मिलता है, जन्म मृत्यु का पंजीकरण भी होता है। अगर आपका कोई भी
प्रधानमंत्री जी की योजना के आप दावेदार हो तो उसका रजिस्ट्रेशन भी होता है, इसका पेमेंट भी आपको वहीं से मिल सकता है। हर प्रकार की 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम सीएससी की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं, 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं, 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं। इस प्रकार की 20 अलग अलग गतिविधियों को नए उपबंधों के माध्यम से हमने पैक्स को जोड़ा। भारत सरकार ने 3,000 करोड़ खर्च कर पैक्स को कंप्यूटराइज करने का काम किया है। और मित्रों, मुझे आनंद है कि आज 50,000 पैक्स यही कार्यक्रम में ई पैक्स के रूप में घोषित हो गए हैं, जिनका पूरा कारोबार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चल रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। पैक्स मैंने भी देखे, मैं पैक्स का चेयरमैन भी रहा हूं। इतने सारे दस्तावेज होते थे अकाउंट के, ऑडिट वाला तो 2 दिन में इसका ऑडिट ही नहीं कर पाता था। आज ई पैक्स होने के कारण ई ऑडिट का कंसेप्ट भी जमीन पर उतरने का हमने संभव कर दिया है और जो अलर्ट जनरेट होंगे वो पैक्स की मीटिंग में भी रखे जाएंगे, जिसके कारण पैक्स का पूरा व्यवहार होगा। तीसरा काम हमने किया है सहकारी क्षेत्र में क्रेडिट का प्रवाह बढ़ाने का, सहकारी बैंकों का आधुनिक बैंकिंग सेवाओं में बदला, डिजिटल भुगतान चालू किया, साइबर सुरक्षा सुनिश्चित की, ई केवाईसी को इंट्रोड्यूस किया और डिजी लोन जैसी व्यवस्थाओं के साथ धीरे धीरे शहन सारे हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक चल रहे हैं। और मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का ही डेटा देना चाहता हूं। हमारा कुल व्यवसाय 19.6 लाख करोड़ था, वो आज 27 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज गुजरात के एक प्रयोग की भी मैं बात करता हूं। सहकारिता में सहकार, हर सहकारी समिति का अकाउंट सहकारी बैंक में खोला जाए। आपको आश्चर्य लगेगा, अकेले गुजरात में डेयरी, एपीएमसी, पैक्स और हर प्रकार की सहकारी समिति का अकाउंट हम सहकारी बैंक में खोलने के कारण सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों की डिपॉजिटों में 19,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 19,000 करोड़। इन्होंने ढेर सारी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों को मुनाफे में बदलने का काम किया है। और मैं आज यूबीसी की बात करूं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की, तो नेट प्रॉफिट लगभग 2 गुना हो चुका है यही 5 साल में। ग्रॉस एनपीए 12.8% से घटकर 6.2% पर लाए हैं और नेट एनपीए 6% से घटकर 0.7% पर हम लाने में सफलता की। और इससे जनता का भरोसा बढ़ता है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये सारी चीजें हम आगे बढ़ाते हैं तो विश्वास बढ़ता। और एनसीडीसी ये ऋण प्रवाहिता बढ़ाने का एक आत्मा बनकर रही है। जब सहकारिता मंत्रालय शुरू हुआ तब एनसीडीसी 33,000 करोड़ का ऋण वितरित करती थी और आज मुझे आनंद है कि हमने 1,25,000 करोड़ रुपया को पारित कर दिया है। इसका मतलब है 70,000 करोड़ रुपया नया एनसीडीसी ने सहकारिता क्षेत्र में डाला है और एनसीडीसी का भी नेट एनपीए बहुत कम हो गया है, नेग्लिजेबल हो गया है। ये देश की जनता को और विशेष कर सहकारिता की आलोचना करने वाले लोगों को ये जवाब है कि छोटे छोटे लोग इकट्ठा होकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हमने कर दिखाया है और मुझे विश्वास है देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा 15 अगस्त 2047 को, तब समृद्ध भारत की एक मजबूत नींव हमारा सहकारिता आंदोलन होगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। हमने
सहकारिता के मार्केट लिंकेज को भी किया, एक्सपोर्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन और बीज के लिए 3 नई सहकारी समिति बनाई। आज डेयरी में सर्कुलर इकोनॉमी को 100% जमीन पर उतारने के लिए 3 और सहकारी समिति बन चुकी है। नमक के क्षेत्र में हम प्रवेश कर चुके हैं और किसान का उत्पाद गांव से मंडी तक पहुंचता था, आज सहकारिता के माध्यम से किसान का उत्पाद पूरी दुनिया में पहुंच रहा है। और मैं भारत बीज की बात करना चाहता हूं मित्रों। भारत बीज, मेरी बात ध्यान से याद भी रखना, घर जाकर डायरी लिखते हैं तो लिख भी देना। हमारी जो बीज के उत्पादन की कोऑपरेटिव हमने जो बनाई है वो 3 साल के बाद भारत की गैर सरकारी सबसे बड़ी बीज उत्पादन कंपनी बन जाएगी, ये आप देख करें। शुद्ध बीज, मिलावट बगैर का बीज, ज्यादा उत्पादन कर पाए ऐसा बीज और भारतीय बीजों के संरक्षण की व्यवस्था, ये तीनों हमने इसमें की है। देखते 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 केले और आलू के सारे किसानों को आधुनिक तकनीक से बने हुए बीज पहुंचाने के लिए हमारी कोऑपरेटिव हर राज्य के अंदर एक नया यूनिट चालू करेगी, जिससे टिश्यू कल्चर पौधे और आलू की ज्यादा पैदावार होने वाली और एक समान आलू का उत्पादन करने वाली बीज की नस्ल हमारे किसानों को उपलब्ध होगी, जिससे विश्व भर का चिप्स का कारोबार हम भारत में ला पाएंगे। गुजरात में इसकी बहुत अच्छी शुरुआत बनास डेयरी ने करी है और वही मॉडल को हर राज्य में पहुंचाकर केले, पपीते और आलू के बीजों को, टिश्यू कल्चर और नई तकनीक के बीजों को हम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं NCOL की भी बात करना चाहता हूं। आज बहुत जरूरत है कि ऑर्गेनिक उत्पाद बढ़ाए जाएं। हमारी भूमि का संरक्षण अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और हमारे 140 करोड़ की आबादी और विश्व भर के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता भी करने की जिम्मेदारी भारत के किसान की। ऑर्गेनिक उत्पाद को देश का किसान बढ़ाएं। और ये गलतफहमी है कि केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग को बंद करने से आने वाले दिनों में सिद्ध हो गया है, 5 साल में सिद्ध हो गया है कि उत्पादन कम नहीं होता है बल्कि ज्यादा होता है और भूमि का भी संरक्षण होता है। हम ये जो शुगर और डेयरी में 100% सर्कुलर इकोनॉमी ला रहे हैं, उसमें ढेर सारे DAP का विकल्प का खाद बनने वाला है और DAP से सस्ता देसी खाद जो DAP से ज्यादा गुणवत्ता आपके खेत को दे पाए, ऐसा खाद उत्पाद होने लगा। ढेरों जगह पे इस प्रकार की कोऑपरेटिव्स लगने वाली है। मैं देश के किसान को इस महासम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि DAP छोड़कर आने वाले दिनों में इस खाद को स्वीकारिए, अपनाइए और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो बनाएंगे इसके विश्व भर का बाजार को एक्सप्लोर करने के लिए हमने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है जो राष्ट्रीय स्तर पर इसका काम करेगी। मित्रों, हमने सहकारिता मार्केट लिंकेज को गांव तक ले जाने के लिए जितने राज्य के मार्केटिंग संघ है उसको भी मजबूत करने की योजना बनाई है। मित्रों, 5वां इनिशिएटिव है नई सरकारी अर्थव्यवस्था जो सस्टेनेबल, रिसोर्स एफिशिएंट और सर्कुलर होगी। सहकारिता के हर क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी को हम लागू करना चाहते हैं। हमने डेयरी से शुरुआत की थी। हमारे डेयरी मंत्री बैठे हैं लल्लन सिंह जी, उनकी उपस्थिति में डिपार्टमेंट के सामने मैंने सर्कुलर इकोनॉमी का लक्ष्य रखा था और मुझे बहुत आनंद है कि डेयरी मंत्रालय ने सर्कुलर इकोनॉमी के इस मंत्र को जमीन पर उतारने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। हम मोदी जी के मिशन
अन्नदाता से ऊर्जादाता, उसको भी आगे बढ़ाने चाहते हैं। गोमय सहकारी समिति लिमिटेड जो आज से शुरू हुई, वो पशु आहार, पशु स्वास्थ्य, कृत्रिम गर्भधान, गोबर प्रबंधन और जैविक उर्वरक के और नवीनीकरण ऊर्जा के उत्पादन के लिए पूरी डेयरी के चक्रीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा। श्वेत क्रांति 2 के माध्यम से कोऑपरेटिव डेयरी की नेट बनाना चाहते हैं। मैं आज सभी राज्यों के डेयरी फेडरेशन को विनती करना चाहता हूं कि अगले 2 साल में हमें दूध देने वाले किसानों की संख्या को कम से कम 35% तक बढ़ाने का आप लक्ष्य रखिए। इसका मतलब है 35% गांवों में ज्यादा हमने पैक्स बनाने पड़ेंगे, प्राथमिक डेयरी बनानी पड़ेगी और गांव में कोई भी किसान डेयरी में दूध न देता हो, इसी प्रकार से आगे बढ़ना पड़ेगा। सहकारी चीनी क्षेत्र में भी चीनी सिरे से इथेनॉल, बगास, ऊर्जा, प्रेस मड, जैविक खाद और सल्फर बनाने तक की पूरी व्यवस्था का प्रयोग हम पूरा कर चुके हैं। ये प्रयोग सफल है और आज मैं ये बात को भी आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए भी हमने कोऑपरेटिव बना दी है। क्लस्टर बेस्ड कोऑपरेटिव के माध्यम से हर डेयरी को अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है मगर गन्ने का अंतिम उपयोग तक की व्यवस्था वो करेगी और मुनाफा चीनी मिलों को वापस भी देगी। हमने गन्ने के अधिक मूल्य भुगतान पर कर राहत दिलाई है, पुराने कर विवादों का समाधान किया है और सिर्फ गन्ने के क्षेत्र में 46,000 करोड़ रुपए का किसानों का इनकम टैक्स नरेंद्र मोदी जी ने माफ किया। और ये सारी चीजें जब आगे बढ़ेगी तो उसके मशीनरी के उत्पादन के लिए हमने नेशनल हेवी इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव का पुनरुद्धार शुरू किया है, जो डेयरी के भी मशीन बनाएगी, प्राथमिक डेयरी के भी मशीन बनाएगी, गैस बनाने का मशीनरी और खाद बनाने का मशीनरी भी इससे प्राप्त होगा और आगे भी बढ़ेंगे। भारत टैक्सी भी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। मित्रों, भारत टैक्सी आने वाले 2 साल में भारत के 500 से ज्यादा शहरों में और हर एक राज्य में उपलब्ध होगी, जो हमारे सारथियों को शोषण से मुक्त करा देगी। लगभग 20% कृषि ऋण, 35% उर्वरक वितरण और 21% चीनी का उत्पादन और 35% दुग्ध उत्पादन आज कोऑपरेटिव के माध्यम से हो रहा है। मित्रों, भारत टैक्सी की ही तर्ज पर यूटिलिटी एग्रीगेटर कोऑपरेटिव को हम आगे आने वाले दिनों में विकास करने वाले हैं और दोनों प्रकार के इंश्योरेंस इफको टोक्यो के प्रयोग को सफल करते हुए हम एक कोऑपरेटिव लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी भी बनाने जा रहे हैं, जो इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी कोऑपरेटिव को बहुत आगे बढ़ाएगी। मित्रों, ये 5 साल एक प्रकार से इसका पल पल, दिन दिन, हर महीना, हर साल कोऑपरेटिव के इंफ्रास्ट्रक्चर को सैन बढ़ाने में हमारे मंत्रालय ने सभी को साथ लेते हुए बहुत परिश्रम किया है। इस मंच से मैं मंत्रालय के सचिव से लेकर सभी कर्मचारी और मेरे दोनों एमओएस, सभी राज्य सरकार और सभी सहयोगी भारत सरकार के मंत्रालय का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मित्रों, मैं फिर से एक बार सभी पशुपालकों को, सभी किसानों को, सभी सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को और विशेषकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोऑपरेटिव के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार अब नहीं हो सकता। हम सबसे इक्वल होकर, कंधे से कंधा मिलाकर भारत को समृद्ध बनाने की योजना में शामिल होंगे और गौरव के साथ इस क्षेत्र का पूरा मुनाफा जिसका अधिकार है वो किसान और पशुपालक को पहुंचाने के लिए हम प्रयास करेंगे। आप सभी का आज इतने बड़े सम्मेलन में उपस्थित होकर हर गांव तक ये संदेश पहुंचाने के लिए आप आए हैं। आप सभी का सहकारिता मंत्रालय और देश के प्रधानमंत्री की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।
कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय के। तो सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन अभी आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज का दिन 5 वर्षों के सहकारिता मंत्रालय और सहकारिता क्षेत्र की उपलब्धियों को याद करने का दिन है और साथ ही साथ भविष्य के रोड मैप को तैयार करने का भी महत्वपूर्ण दिन है। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया। उन्होंने कहा कि आज उनकी जयंती का दिन है और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते, भारत माता की उनकी जो कर्तव्य निष्ठा थी वो साफ तौर पर आज हमें बता रही है कि कैसे आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। साथ ही साथ उन्होंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना, साथ ही साथ सहकारी मंत्रालय की स्थापना को लेकर के भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व की सराहना की। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।